नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है अनुवाद की एशियाई परंपरा। अनुवाद की एशियाई परंपरा के संदर्भ में जिन प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करेंगे, पहला बिंदु होगा एशिया का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य, दूसरा एशिया की भाषाएं, तीसरा एशिया का भाषा परिवार, चौथा बिंदु होगा एशियाई अनुवाद की परंपरा, पांचवा बिंदु होगा भारतीय आर्ष ग्रंथों के अनुवाद, पांचवा बिंदु होगा जापानी अनुवाद परंपरा, छठा बिंदु होगा बगदादी परंपरा और अंतिम बिंदु समग्र रूप से एशियाई देशों में अनुवाद के संदर्भ में संक्षिप्त चर्चा पर केंद्रित होगा। तो चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जिसे हम एशियाई अनुवाद परंपरा कहते हैं उससे हम क्या समझते हैं, और उसको जानने के पहले सबसे पहले हम ये जानें कि एशिया क्या है। जैसा हम जानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से एशिया एक महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है और विश्व के कई महाद्वीपों में से सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप एशिया है। जनसंख्या की दृष्टि से भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और भाषा की दृष्टि से भी ये बृहत्तर प्रारूप में है। एशिया में 48 देश हैं। 48 कंट्रीज आर देयर इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अब इतना बड़ा भूभाग है और इसमें इतने सारे देश शामिल हैं जिसमें अनेक तरह की परंपराएं, अनेक तरह की भाषा, संस्कार, ये सारी चीजें शामिल हैं। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि जिन 48 देशों की मैं बात कर रहा हूँ, एशिया महाद्वीप में जो शामिल 48 देश हैं, वो उसका आकार प्रकार क्या है। तो भौगोलिक दृष्टि से उसका 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि 4.46 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास का ये क्षेत्र है। 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर का ये दायरा है। और इसकी जनसंख्या 2016 के जो उपलब्ध आंकड़े अभी मुझे प्राप्त हो सके, उसमें 446.27 करोड़ जनसंख्या है। मतलब कि 4.5 अरब 446.27 करोड़ तक ले जाता था। वो आंकड़ा निश्चित रूप से बढ़ा होगा और कम से कम 450 करोड़ जनसंख्या होगी, यानी लगभग 4.5 अरब जनसंख्या। इतना बड़ा भूभाग है, तो इतने ज्यादा भाषी लोग। अब 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर का दायरा, 450 करोड़ की आबादी वाली अनुवाद की क्या परंपरा रही है, कैसे विकसित हुई है, इसके संदर्भ में संक्षेप में हम जानते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद की प्रक्रिया जारी होती है, की जाती है और उसमें लगभग 2000 भाषाएं बोली जाती हैं। 2000 लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज वेरिएंट्स भी। भाषा और बोली के संदर्भ में तो बोलियों को अब बोली कहने के बजाय भाषा के रूप में ही समझते हैं। उसका कारण ये है कि संख्या चाहे कम हो या अधिक हो बोलने वालों की, वो भाषा ही है, तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उसको लैंग्वेज के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अधिक से अधिक हम उसे लैंग्वेज वेरिएंट्स कह सकते हैं। बोली कहना तो उसे सीमित कर देना होता है और भाषा बोली के दायरे में भाषा वैज्ञानिक ढंग से पढ़ने की जो प्रक्रिया थी, अब उस पर कम विचार होता है या नहीं विचार होता है। जैसा मैंने बताया, लगभग 2000 भाषाएं हैं इसमें। 2000 भाषाओं के बीच संवाद कैसे संभव होगा, कैसे होता रहा है, उस पर हम संक्षेप में अभी चर्चा करेंगे। भाषा परिवार कितने, लैंग्वेज फैमिलीज कितनी हैं, आप देखिए। आल्ताइक, द्रविड़, सिनो तिब्बती,
ऑस्ट्रो एशियाई, अफ्रीकी एशियाई और भारोपीय, यानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिलीज। ये इतनी लैंग्वेज फैमिलीज हैं। और जब हम भाषा परिवार कहते हैं तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जानते हैं कि भाषा विज्ञान जिसे भाषा परिवार कहता है, इसका मतलब कि बाकी जो भाषाएं हैं वो भगिनी भाषाएं, सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। एक ही भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं उनमें समानता के बिंदु अधिक हैं। तो इन सारे समानता के बिंदुओं के बावजूद अगर कहीं वैभेद्य है, कहीं भिन्नता है, तो वो भाषा परिवार अलग हो जाता है। अब ये भाषा परिवार जब अलग होता है तो इस दृष्टि से वो कैसे बिखरता है और कैसे उसका विस्तार करता है, ये दोनों ही स्थितियां होती हैं। जैसे अल्ताई भाषा परिवार में कई भाषाएं जुड़ी है। द्रविड़ भाषा परिवार जो है उसमें दक्षिण भारत की भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन भाषाओं को जोड़ करके देखा जाता है। सिनो तिब्बत, यानी सिनो तिब्बत का अर्थ है चाइनो तिब्बत लैंग्वेज है, वो एशिया का ही एक भूभाग है। तो उसमें जो भाषाएं बोली जाती हैं उसको उसमें शामिल कर सकते हैं। उसमें मांडेरियन भी शामिल हो सकती है, और चीन के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं और तिब्बतन भाषा उससे जुड़ा हुआ ये परिवार है। तो सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली। ऑस्ट्रो एशियाई, उसमें ऑस्ट्रिया और एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज हैं वो जुड़ी हुई भाषाएं उसमें कहलाती हैं, उसके अंतर्गत आती हैं। इसी के साथ साथ अफ्रीकी एशियाई, मतलब अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ जो समूह है उससे भी कुछ भाषाएं एशियाई भाषा परिवार के साथ मिल करके कुछ देशों में बोली जाती हैं, जो एशिया के 48 देश हैं, जिसमें गल्फ कंट्रीज भी शामिल है, साउथ एशियन लैंग्वेजेस सार्क कंट्रीज भी शामिल है, जिसमें दक्षिण को जैसे मैंने सार्क कहा, भारत और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े हुए नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इन देशों की भाषाएं भी उसमें शामिल हैं। यही नहीं, कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके सही सही स्रोतों का भी ज्ञात नहीं हो सका, सही सही स्रोत ज्ञात नहीं है, सही स्रोतों का पता नहीं चल सका है। और वे भाषाएं कौन सी हैं? वे जापानी है, कोरियाई है, आइनू है, गिलियाक है, बुरशास्की है। इन सभी भाषाओं के सही स्रोतों का पूरी तरह से ज्ञान उपलब्ध नहीं है, इनकी जानकारी अभी नहीं है कि बिल्कुल उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, उनकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है और उनकी जीनोलॉजी क्या है, इसके बारे में प्रामाणिक रूप से कोई जानकारी नहीं है। किसी भी भाषा परिवार से कभी कभी जोड़ करके देखने की एक परंपरा चल पड़ी है। और यही नहीं, भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया की सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली 5 जो भाषाएं हैं, यानी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रमुख भाषा भाषी लोगों का समुच्चय भी एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़ा हुआ है? वो इस तरह से जुड़ा हुआ है कि उसमें सब दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीज, उसके बाद कभी हिंदी का स्थान आ जाता है और प्रायः अंग्रेजी का स्थान आ जाता है। तो दूसरे तीसरे नंबर पर ये है, फिर स्पेनिश और बांग्ला। तो यानी 5 जो भाषाएं सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं, वे 5 हैं। उनमें 5 में से 3 एशिया महाद्वीप में है, यानी चीनी, हिंदी और बांग्ला, ये 3 भाषाएं एशिया महाद्वीप में हैं, उससे जुड़ी हुई हैं और एशिया महाद्वीप के लोग इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर अन्य भाषाओं को भी जोड़ दें तो तमिल भाषा भाषियों की संख्या बहुत ज्यादा है। बांग्ला का जिक्र हमने किया क्योंकि बांग्ला भाषा भाषियों की संख्या इसलिए भी बढ़ जाती है कि भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में और जो पूर्वी बंगाल हुआ था कभी,
पाकिस्तान का एक हिस्सा, वो स्वतंत्र देश है। तो यहाँ बांग्ला भाषियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह तमिल भी श्रीलंका में भी बोली जाती है, तमिलनाडु में बोली जाती है, अन्य कुछ भूभागों में बोली जाती है। तो इनके भाषा भाषियों की भी संख्या अधिक। तो भाषा भाषियों की दृष्टि से देखें, जनसंख्या की दृष्टि से देखें, भाषाओं की दृष्टि से देखें और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा भूभाग है एशिया। अब एशिया के इस परिचय के बाद अब हम सोचते हैं कि अनुवादों की क्या स्थिति रहेगी। तो अनुवाद में भारत में जैसे हम जानते हैं कि भारत में प्राचीनतम रचनाएं हुई हैं और भारत एशिया का हिस्सा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया ने विश्व में रचनाशीलता और अनुवाद दोनों में आदिम उपस्थिति दर्ज कराई। यानी एंशिएंट, मोस्ट एंशिएंट जो सोर्सेज हैं उनको ट्रेस किया जा सकता है एशिया के साथ। अब भारत के संदर्भ में चर्चा तो हम विस्तार से बाद के सत्रों में करेंगे, लेकिन एशिया से जुड़ा हुआ भारत है तो इस संदर्भ से हम जोड़ करके देखने की कोशिश करें। विस्तार से भारत की चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन संदर्भ परक दृष्टि से इसकी चर्चा करना जरूरी है कि हमारे यहाँ क्या स्थितियां थी। लोक और शास्त्र यानी फोक और क्लासिक, इस दृष्टि से देखें। दूसरा जनता और जो शास्त्र यानी जनमत और शास्त्र मत, दो दृष्टियों से समझने की कोशिश। अब लोक क्या है? लोक के लिए जो जन मर्यादाएं हैं, जनता के बीच जो व्यवहार प्रक्रियाएं हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, जिनका कोई हिस्टोरियोग्राफिक रिकॉर्ड नहीं है, इतिहास में उनका दर्ज नहीं किया गया, उनका अभिलेख दर्ज नहीं किया गया है, उनके साहित्य नहीं है। हम जानते हैं कि साहित्य दो तरह के होते हैं, एक होता है लिटरेचर, दूसरा होता है ओरेचर। लिटरेचर मतलब जो लिखित साहित्य होता है, ओरेचर मतलब जो मौखिक साहित्य होता है। तो मौखिक साहित्य की जो परंपरा है उस दृष्टि से भी और लिखित साहित्य की जो परंपरा उस दृष्टि से भी हमारे यहाँ अनुवाद होते रहे हैं। और अनुवाद का अर्थ ये है कि भाषाओं का ही नहीं, विचारों का अंतरण भी होता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक जो किस्से, कहानियां और बातें कही जाती हैं, यह भी अनुवाद का ही एक रूप है। इसको भी हम सीमित अर्थ में अनुवाद कह सकते हैं। और अनुवाद जो है शास्त्रों का भी होता था, लोकों का भी होता था। इसीलिए हमारे यहाँ जो स्थितियां हैं, श्रुति परंपरा, अनुश्रुति परंपरा और स्मृतियां, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित होती रहती थी। इसीलिए तो जो वेदों की रचनाएं हुई तो बाद में शास्त्रों की भी रचनाएं हुई, और वैदिक ग्रंथ के बाद फिर लौकिक ग्रंथों की भी रचनाएं सामने आती हैं, दिखाई देती हैं। तो उस दृष्टि से भी अनुवाद की ये पद्धति अपनाई जाने लगी थी कि मतलब शास्त्रानुमोदित अनुवाद भी होते थे और लोकानुमोदित अनुवाद भी होते थे। लोक और शास्त्र का दूसरी तरह से प्रचार प्रसार भी होता था। ये विचारों के माध्यम से भी होता था, शास्त्रार्थ के माध्यम से होता था, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के माध्यम से होता था। इस दृष्टि से भी हम इसे समझने की, जानने की कोशिश करें तो हम गहनता से समझेंगे, गहराई से इस बात को समझेंगे कि हमारे यहाँ अनुवाद की जो स्थितियाँ थी, और जब मैं भारत कर रहा हूँ तो वर्तमान भारत ही नहीं, जो अविभाजित भारत था और उसका बहुत बड़ा भूभाग बहुत बड़े क्षेत्रों तक फैला हुआ था, उनको भी अगर उसमें शामिल कर लें तो उस दृष्टि से देखें कि अफगानिस्तान तक का भी क्षेत्र कभी मान लिया जाता था। और हम ये जानते ही हैं कि अविभाजित भारत में 3 हिस्से थे। इसके बाद हम देखने की कोशिश करें कि आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, जिन नामों से हम जानते हैं, तो इनका एक बड़ा भूभाग, बहुत बड़ा क्षेत्र कैसे इससे जुड़ता था, कैसे ये कार्य संपादित होता था। तो ऋषियों की जो रचनाएं होती थी, भारतीय आर्य ग्रंथों के जो अनुवाद होते थे, ये आर्ष कहलाते थे। आर्ष मतलब ऋषियों की रचनाएं। ऋषियों की रचनाएं कहाँ कहाँ अनुदित हुई? हमारे यहाँ जो इतिहास बताता है कि अरबी, फारसी सभी भाषाओं में इनके अनुवाद हुए हैं। और जो हमारे देश में आने वाले यात्री रहे हैं
उन लोगों ने भी अनुवाद की इस प्रक्रिया को बहुत विस्तार दिया है। उन्होंने दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया। वेनसांग, पायान, इन सब के नाम केवल नामोल्लेख के लिए नहीं है। इन्होंने ना केवल भारत की यात्रा की, अपितु वहाँ हर्षचरित इत्यादि का अनुवाद किया और उन उस दौर में जो रचनाएं हुई या उससे भी पहले जो रचनाएं हुई उनका अनुवाद किया। लेकिन उसके भी पहले की स्थितियां क्या हैं कि जो वेदों में बातें कही गई उसका विस्तार करने के लिए उपनिषद में भाषांतर किए गए और उपनिषद के बाद फिर वो संस्कृत महाकाव्यों में एपिक एज में भी उसका विस्तार हुआ। इसी तरह से दूसरे देशों के संपर्क में आने के बाद, जिसे हम रेशम रूट कह सकते हैं, सिल्क रूट कह सकते हैं, उसके साथ हमारा जुड़ाव था। तो रेशम का व्यापार जहाँ होता, तो व्यापार के साथ साथ अनुवाद का भी सरोकार रहा है, उससे भी जुड़ाव रहा है। इस दृष्टि से भी समझने की जरूरत है। उसके अलावा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक बहुत विस्तार से इन चीज़ों का परिगमन हुआ और बुद्ध का जो समय है वो 6th सेंचुरी BC माना जाता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और उसके बाद लगभग 300 वर्षों तक विश्व के अनेक भूभागों तक बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। मतलब खास तौर से अगर कहा जाए तो सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी A, यानी ईसा की दूसरी शताब्दी पूर्व से लेकर के ईसा के दूसरी शताब्दी तक की ये पूरी प्रवाह यात्रा थी। और दुनिया का एक बहुत बड़ा भूभाग बौद्ध ग्रंथों के और बौद्ध संस्कृति, बौद्ध शिक्षा और बुद्ध के उपदेशों से जुड़ा हुआ था। और दुनिया का एक बहुत बड़ा भूभाग बौद्ध धर्म के प्रभाव में भी आया था। तो इस दृष्टि से एशिया ने आपसी संवाद भी जाहिर किया, व्यापार भी किया और ग्रंथों के अनुवाद की भी परंपरा देखी जाती है। विस्तार से इसके संदर्भ में ब्यौरे मिलते हैं। जापान हो, चीन हो, श्रीलंका हो, इन अनेक देशों तक व्यापक स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। और सिंघल द्वीप इत्यादि में जो है अश्व घोष की और लोगों की रचनाओं का विस्तार से प्रवेश हुआ, वर्णन हुआ, उनका उल्लेख मिलता है। बुद्ध की शिक्षाओं को वहाँ पहुँचने की जो है स्थितियां दिखाई देती हैं। और हम ये भी देखते हैं कि कैसे अत्यंत विस्तार के साथ हमारे धर्म ग्रंथों, उपनिषदों, शिक्षाओं का किस तरह से विकास हुआ। और जब बौद्ध ग्रंथ गए तो ना केवल बौद्ध ग्रंथ गए, उनकी पृष्ठभूमि भी वहाँ से जुड़ करके गई और उनकी शिक्षाओं के साथ साथ उस समय जो परंपरा थी प्राकृत और अपभ्रंश से जुड़ी हुई रचनाओं का भी प्रचार हुआ। तो इस दृष्टि से भी उनका विस्तार हुआ। जापान में जो रचनाएं पहुंची वो बहुत बड़े पैमाने तक कुमार जीवी और इन सब की रचनाएं व्यापक स्तर से पहुंची। वहाँ कैसे हम जानते हैं कि बुद्धिस्ट स्कूल्स ऑफ आइडियोलॉजी जो थे उसका विस्तार करने के लिए पद्धतियां बनाई जाती थी और वहाँ एक तरह से सामूहिक अनुवाद की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जिसमें एक ब्यूरो होता था। ब्यूरो में बहुत से लोग काम करते थे। कुछ लोग सिर्फ इस दृष्टि से अनुवाद करते थे कि धार्मिक शिक्षाएं उसी तरह से अपरिवर्तित रूप में पहुंचे। दूसरे लोग इस दृष्टि से देखते थे कि कैसे भाषाओं की दृष्टि से कोई कमी ना आए। तीसरे लोग ये देखते थे कि निष्ठा बनी रहे। चौथे स्तर पर यह मूल्यांकन किया जाता था कि संवाद प्रेषित हो रहा है या नहीं हो रहा। पांचवें स्तर पर यह देखा जाता था कि जिसको कहा जा रहा है वो इस शिक्षा से परिचित है कि नहीं परिचित है। तो इन सब बातों का विस्तार से ख्याल रखा जाता था और उस ब्यौरे के साथ साथ ये पद्धतियां अपनाई जाती थी। ये देखने की कोशिश की जाती थी कि कैसे सारी अनुवाद की प्रक्रिया चल रही है। तो खासतौर से जापान के संदर्भ में, चीन के संदर्भ में बौद्ध अनुवाद की विस्तृत जो भूमिका रही है उसको भी समझने की और जानने की जरूरत है।
अब हम एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन है उसकी चर्चा करते हैं, वो है बगदादी स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन। बगदादी स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई एशियाई अनुवाद परंपरा के इतिहास में, उनका उल्लेख किए बिना एशियाई अनुवाद परंपरा का संक्षिप्त परिचय संभव ही नहीं होगा। वो एक दौर था कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक, 9th सेंचुरी तक, 7th to 9th सेंचुरी, लगभग 200 साल तक ये विस्तार से परंपरा चली और उसके बाद वो स्थगित हो गई। लेकिन उसका इतना व्यापक स्तर पर उपयोग हुआ और प्रसार हुआ कि उसने अनुवाद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश की, जो नई गरिमा प्रदान की, उसका उल्लेख करना जरूरी है। इस दृष्टि से जरूरी है कि आप देखें कि एक उमायद वंशज था, वंश जो डायनेस्टी थी उमायद, उस शासन काल में इसका इतना उत्थान हुआ, अनुवाद कर्म को इतनी गंभीरता से लिया गया कि वहाँ क्या करते थे, ट्रांसलेशन चैम्बर बनाए गए थे। ट्रांसलेशन चैम्बर बनाया गया था, एक अनुवाद कक्ष बनाया गया था, अनुवाद ब्यूरो बनाया गया था, जिसके माध्यम से व्यापक स्तर पर काम होता था, व्याख्या की जाती थी, समझा जाता था। अब इसमें हम देखें कि कैसे इसका विस्तार से उपयोग होता था, तो हम कुछ बातों के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि उमायद वंशीय जो शासक था, उसका शासन, उसका समय था 661 से 750, लगभग 125 साल तक उमायद वंश था। और अल ममून जो है 813 से 833 तक शासन कर रहा था। ये अनुवाद की दृष्टि से स्वर्ण युग कहलाता है वहाँ के शासन काल में। उसका कारण ये है कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज था और ऑर्गेनाइज था, सांगठनिक और सांस्थानिक रूप से ये कार्य चल रहे थे। जो ट्रांसलेशन चैम्बर जिसका अभी हमने उल्लेख किया, उसका गठन और उसका निर्माण जो है अल मंसूर ने किया, जिनका समय था 754 से 775, 754 to 775, ये उनका शासन काल था और उन्होंने उसका निर्माण कराया, जिसके बाद में भी ये परंपरा चलती रही। विस्तार से देखने की स्थितियां बनती हैं। और रोचक जानकारी ये है कि सिर्फ साहित्य के अनुवाद पर यह केंद्रित नहीं था, सिर्फ साहित्यिक ग्रंथों के ही अनुवाद नहीं होते थे केवल, और दार्शनिक ग्रंथों के ही अनुवाद नहीं होते थे, धार्मिक ग्रंथों के ही अनुवाद नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि केवल वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों का ही अनुवाद होता था, या महाभारत गीता के अनुवाद होते थे, या रामायण के अनुवाद होते थे, यहीं तक सीमित नहीं था। उसका विस्तार बहुत व्यापक था, जिसे हम आजकल ज्ञानानुशासन की भाषा कह सकते हैं, जिसमें ज्योतिष विज्ञान, रसायन शास्त्र, उसके अलावा जो गणित है, दर्शन है, ये जो नॉलेज है, नॉलेज टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं, जिस आजकल जिसे हमारा नेशनल ट्रांसलेशन मिशन नॉलेज टेक्स्ट के रूप में जानता है, तो एनटीएम के साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं, नॉलेज टेक्स्ट के माध्यम से जिसकी व्याख्या की जाती है, ज्ञानात्मक साहित्य के नाम से जानते हैं, विभिन्न विषयों के ज्ञानानुशासनों से जुड़ा हुआ जो साहित्य था, उसके सरोकार के साथ इसको समझने की, जानने की जरूरत है। और कैसे व्यापक स्तर पर अनुवाद कराया जाता है। एक और रोचक जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, वो ये कि केवल स्रोत भाषा संस्कृत नहीं थी, मतलब सोर्स टेक्स्ट जो है, किससे अनुवाद करना है, किस में करना है, तो ये नहीं कि सिर्फ संस्कृत से अरबी फारसी में, बल्कि ये जो वाइस वर्सा इंटरेक्शन भी था, वन वे ट्रैफिक नहीं था, ये जो है टू वे ट्रैफिक था, दोनों तरह से संवाद होता था, दोनों तरह से आगमन होता था। जैसे हम देखते हैं कि संस्कृत ग्रंथों का फारसी में, फारसी का संस्कृत में, इस तरह से भी अनुवाद की प्रक्रिया चलती थी। तो जो स्रोत भाषाएं थी, सोर्स लैंग्वेज थी, वो कम से कम 4 उसके पुष्ट प्रमाण मिलते हैं। संस्कृत
फारसी, ग्रीक, सीरियाई, 4 भाषाओं से अनुवाद होते थे। किसमें अनुवाद होते थे? उसमें फारसी में भी अनुवाद होते थे, अरबी में भी अनुवाद होते थे, कम से कम इनमें अनुवाद होते थे। तो फारसी से संस्कृत में, ग्रीक से संस्कृत में, या ग्रीक से अरबी में अनुवाद की जो व्यवस्था की गई थी, और बड़े विस्तार से इसका चयन कैसे होता था, इसका नियोजन कैसे होता था, इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाता था, इस पर बहुत विस्तार से चर्चाएं होती थी। तो हम देखें कि कैसे इसमें एक व्यवस्थागत पद्धति अपनाई जाती थी। ना केवल भाषाओं के ज्ञाता होते थे इसमें, बल्कि विषय के विशेषज्ञ होते थे, जो डोमेन नॉलेज के एक्सपर्ट होते थे। वे इन चीजों की व्याख्या करते थे और उनको समझाने की कोशिश करते थे कि कैसे इसका विस्तार से उपयोग हो सकता है, और इन ज्ञानात्मक साधनों के माध्यम से, ज्ञानात्मक ग्रंथों के द्वारा कैसे वहाँ की जनता को लाभान्वित किया जा सकता है, कैसे उसका विश्लेषण नियोजन किया जा सकता है, कैसे वो उनके लिए उपयोगी होगा, इन बातों की भी व्याख्या की जाती थी, उसको भी देखने की कोशिश की जाती थी। ज्योतिष जैसे विषयों का भी अनुवाद होता था, दर्शन शास्त्र के ग्रंथों का अनुवाद होता था, रसायन विज्ञान जिसका मैंने उल्लेख किया उसका अनुवाद होता था, चिकित्सा मेडिसिन की जो सुश्रुत संहिताएं इत्यादि का भी विस्तार से उल्लेख मिलता है, उसका कैसे वहाँ अनुवाद होता था उन भाषाओं में, कैसे हमारी ज्ञान परंपरा को दूसरे लोग जानते थे। तो एशियाई ज्ञान की परंपरा जो है बहुत विस्तृत और बहुत व्यापक है। इसमें अनुवाद अनेक भाषाओं में होते रहे, जितने मैंने बताया कि जो भाषा परिवार हैं उनके बीच में भी हम अनुवाद होते रहे, और भाषा परिवारों से अलग, जैसे जिनका निश्चित कोई ज्ञान स्रोत नहीं है कि किन भाषाओं से उनकी उत्पत्ति हुई, वैसी भाषाएं जैसे जापानीज, कोरियन, आयुन, गिलियाक, गुरु, शास्त्री, जो भाषाएं हैं उनमें कैसे ट्रांसलेशन हुए, और इसके साथ साथ अनेक जो दूसरी भाषाएं थी, जैसे मैंने बताया 2000 भाषाएं हैं एशिया में, तो उनके बीच कैसे आदान प्रदान होता था, कैसे ज्ञान का प्रसार होता था, कैसे अंतःक्रिया होती थी, इंटरेक्शन होता था, इन सब का भी साक्ष्य एशियाई ज्ञान की परंपरा के विकास में अनुवाद की भूमिका के जानने से होता है। और इस प्रकार से अभी हमने संक्षेप में अनुवाद की एशियाई परंपरा के विषय में आप लोगों के साथ अपनी बात रखी। आशा है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। आपने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद।